गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल लर्निंग विद चेतना। आज फिर से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हम करेंगे और ये क्वेश्चंस मैं बता दूं आप लोगों को कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और उनमें बायो के क्वेश्चंस स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिविज़न वन लाइनर नोट्स के साथ। जो नोट्स पढ़े थे ये उसी सॉरी वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कल हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे ये उसी के आगे के हैं, तो आज भी हम लोग 2 पेज का रिवीजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का जो मॉडल था वो किसने दिया था? वॉटसन तथा क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन एंड टीआरएनए के बने होते हैं। आप लोग इसे हाईलाइट करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग होते हैं, मतलब इसमें कलाएं नहीं होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम्स कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। तो आप लोग देखिए ये एक क्विक रिवीजन है वन लाइनर के फॉर्म में, तो आप लोग इसे हाईलाइट करके लिख सकते हैं या फिर 2-3 बार आप जब इसे रिवाइज करेंगे तो ये आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मेसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन कैसे होता है? तो इनमें मेसोसोम के थ्रू होता है एंड यूकैरियोटिक में किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। सेल वॉल पौधों में उपस्थित होती है जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। ये हमने कल भी देखा था अपने रिवीजन में कि जो पौधों की कोशिकाएं सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल होती हैं, जबकि जो एनिमल सेल होती हैं, जंतु कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार जाने आने देती है। कोशिका झिल्ली एक झिल्ली टाइप की होती है जिससे कि कुछ विशेष प्रकार के अणु उस आर पार आ जा सकते हैं। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं या रिवीजन के लिए आप लोग फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं हम कि प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सभी को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान जो विखंडन होता है भोजन का, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी क्या, यहाँ से क्वेश्चन और देखिए पुटअप हुआ कि एटीपी क्या है? ये सेल की ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है, फिर गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि की पैकेजिंग करना है। तो गोल्जी बॉडीज़ होती क्या है? बेसिकली गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं वो कोशिका सेल द्वारा जो प्रोटीन और वसा का संश्लेषण होता है उनको पूरी बॉडी में उनका ट्रांसपोर्ट का काम होता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं के ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसीलिए लाइजोसोम को आत्महत्या की तहली कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हमारी बनती हैं और फिर उनमें जो भी बदलाव आते हैं, तो जैसे उनमें जैसे कुछ खराबी आ जाती है तो फिर वो लाइजोसोम की सहायता से, लाइजोसोम में कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं, एक तरह से पाचन का काम करता है सेल्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए लाइजोसोम को आत्महत्या की तहली कहा जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर या किचन कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कोशिका किचन ऑफ द सेल कौन होता है? हरित लवक। तो चलिए एक 3 क्वेश्चन हम यहाँ से एक बार रिवीजन करते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल गोल्जी बॉडीज एंड किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवालों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इसमें माता पिता दोनों की ओर से समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड एक दूसरे को एक से ज़्यादा पर क्रॉस करते हैं और इसके क्रॉस के स्थानों पर क्रोमेटिड का टूटा भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसके द्वारा जीनों में पुनर्संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन की एक प्रक्रिया बताई गई है।
नेक्स्ट इज समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान ही रहती है। जो समसूत्री विभाजन होते हैं उनमें जो संतति कोशिका होती है, मतलब कि जैसे एक पेरेंट सेल होता है, तो जब वो टूट के संतति कोशिकाओं में बदलता है तो जितने गुणसूत्र उसके पैतृक या मातृक कोशिकाओं में होती हैं उतनी ही उसके जो टूटने से कोशिकाएं बन रही हैं जिन्हें हम संतति कोशिका कहते हैं उनमें भी उतनी ही होती है। नेक्स्ट वन इज अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी हो जाती है। अर्धसूत्री नाम से ही देखिए पता चल रहा है। तो अर्धसूत्री में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पैतृक कोशिका से आधे रह जाते हैं, अर्धसूत्री से आधे रह जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। हाँ, जब सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में उनका विभाजन होने लगता है तो इसी को कैंसर कहा जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। टाइम से अगर सेल्स डिवीज़न नहीं होगा तो फिर बॉडी में रिपेयर, एक तरह से रिपेयर का काम करते हैं समसूत्री विभाजन का। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडिन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर NIF जीन होता है जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। लंबी हड्डियों के सिरे पर लचीली संधायिक गद्दियाँ होती हैं वो उपास्थि की कार्टिलेज की बनी होती हैं। रेखित और अरेखित पेशियाँ पैरों में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर से बनती हैं। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन और हिस्टेमिन का श्रावण करती हैं। तंत्रिका कोशिका उत्तेजनशीलता का कार्य करती हैं। स्तनियों में कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो के क्वेश्चंस थे। इनके आगे भी अभी दो सीरीज़ और बची हुई हैं, इनको मैं कल की वीडियोज़ में लेके आऊँगी। तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और इनसे आप लोगों को सीखने को मिला कि नहीं मिला। इसके अलावा चलिए 2-3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए और जैसे उसके आंसर्स आप लोग बताइएगा फिर अगली वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन यही है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली सेल की किसे कहते हैं, किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आज की वीडियो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।